हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 300। देखो, मैं रेस्पिरेशन टॉपिक को ही आगे लेके चल रहा हूँ, बट ये लेक्चर में मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको पढ़ाऊँगा जिसका रिलेशन केवल रेस्पिरेशन से नहीं है, बट ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज चाहे रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो या दूसरी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, चाहे वो प्लांट सिस्टम हो या एनिमल सिस्टम हो, उसमें NADH, NADPH और FADH2 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्लस होगा क्या कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या लाइट रिएक्शन इन सब की स्टडी करते हैं तो ये सब मॉलिक्यूल्स अपने को याद करने होते हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में है क्या, कैसे ये फंक्शन कैरी आउट करते हैं, और प्लस कौन सी रिएक्शंस में यूज़ होते हैं और क्यों होते हैं, वो स्टूडेंट्स को जनरली समझ में नहीं आता। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आता है कि इनमें से कौन से स्टेप में NADH या FADH का यूज़ होता है, तो वो हमें रटना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझो। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको पूरे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये मॉलिक्यूल्स का यूज़ कौन सी रिएक्शन में होता है। बस आप उन 4 रिएक्शन को देखकर ही बता दोगे कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। तो अच्छे से समझना इन सब मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद हम आगे रेस्पिरेशन की तरफ और मूव करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कोएंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या हाइड्रोजन कैरियर्स की। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोएंजाइम्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, यानी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं। कोएंजाइम्स की बात करते हैं कि कोएंजाइम्स बेसिकली है क्या। देखो, अगर मैं एक एंजाइम की बात करूं तो किसी भी एंजाइम के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और एक होता है उसका नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। जो मेजर फंक्शन है यानी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग, वो तो प्रोटीन वाला पार्ट कैरी आउट करेगा, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट उस रिएक्शन में हेल्प आउट करता है। ये जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है एंजाइम का, उसको हमेशा कहा जाता है अपो एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एज अपो एंजाइम। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को आप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप या को एंजाइम कुछ भी कह सकते हो। हालांकि एंजाइम पे लेक्चर नहीं है ये, बट एक जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया कि को एंजाइम किसी भी प्रोटीन का, किसी भी एंजाइम का एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो उसके अपो एंजाइम यानी प्रोटीन पार्ट के फंक्शनिंग को कैरी आउट करने में हेल्प आउट करता है। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 3 को एंजाइम्स की स्टडी करेंगे, NADH, NADPH और FADH2। और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इनका क्या यूज़ है वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। एक चीज़ मैं वापस आपको बता दूं कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये जितनी भी रिएक्शंस है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये एनिमल्स में भी होती है। तो आप केवल उसको बॉटनी तक कन्फाइन नहीं करें। NADH, NADPH और FADH2 ये तीनों मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और हाइड्रोजन कैरियर्स हैं, यानी ज़रूरत पड़ती है तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। शुरू करता हूँ मैं NADH से। देखो, NADH, अब मैं यहाँ पर आपको ये तीनों मॉलिक्यूल्स इनका केमिकल स्ट्रक्चर बता के समझा रहा हूँ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। बट आपसे एग्जाम में इनके केमिकल स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा। मैं केवल इसलिए इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ ताकि मैं इनके नाम को जस्टिफाई कर सकूँ कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, और प्लस ये फंक्शन कैसे कैरी आउट करते हैं। तो आप केवल स्ट्रक्चर्स को समझें, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर समझने से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलेगी। शुरू करता हूँ। देखो, NADH समझने से पहले मैं लेके चलता हूँ आपको निकोटिन अमाइड के पास। अगर आपने मेरे अब तक के सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कंफ्यूजिंग टर्म्स पे, उसमें मैंने निकोटिन अमाइड, निकोटिनिक एसिड और नियासिन, इनमें डिफरेंस बताया था आपको। फिलहाल आप बस ये ध्यान रखो कि निकोटिन अमाइड बेसिकली हम विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एक विटामिन B3 है जिसको नियासिन या निकोटिन अमाइड कहा जाता है। डिफरेंस है नियासिन और निकोटिन अमाइड में क्या है वो आप मेरे उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा। निकोटिन अमाइड आप समझें कि ये विटामिन B3 को कहा जाता है। ये एक तरह का आप समझ लो कि ये एक नाइट्रोजनस बेस कह सकते हो आप इसको।
फिर आपने जेनेटिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने स्टडी किया होगा एडिनाइन, जो कि अगेन एक नाइट्रोजनस बेस है। आपको पता होगा ये एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है। अब मैं आपको NADH का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, दो नाइट्रोजनस बेस लिए, एक निकोटिनामाइड और एक एडिनाइन। यहाँ देखो आप गौर से, दिस इज निकोटिनामाइड, दिस इज निकोटिनामाइड एंड दिस इज एडिनाइन। अब आपको अगर DNA या न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अच्छे से पता हो तो आपको पता होगा कि एक नाइट्रोजनस बेस एक पेंटोज शुगर के साथ बाइंड करता है। ये देखो, ये पेंटोज शुगर है, ये भी और ये भी, यानी यहाँ पर मैंने इन दोनों बेसिस को पेंटोज शुगर के साथ बाइंड करवाया। जब ये पेंटोज शुगर के साथ बाइंड हुआ तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होगी कि नाइट्रोजनस बेस एक पेंटोज शुगर के साथ जब बाइंड होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और ये न्यूक्लियोसाइड जब किसी फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सर ये तीनों, मतलब कि ये पूरा मिलकर यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझना है तो नीचे डिटेल में और ऊपर आई बटन में आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो ये एक पहला न्यूक्लियोटाइड जो कि है निकोटिनामाइड का। इसी तरह से आपको नीचे की तरफ एक और न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, ये वाला जो है एडिनाइन का, यानी आप ये कह सकते हो कि सर ये जो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल आप यहाँ पे शो कर रहे हो, इस कंप्लीट मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस का और एक है निकोटिनामाइड का। तो अब आप समझें इस मॉलिक्यूल का नाम में सबसे पीछे वर्ड यूज किया डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मतलब क्या होता है? दो, यानी कि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स से बना है। ये दो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं सर? एक निकोटिनामाइड का है और एक एडिनाइन का है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD। और H इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, और यही हाइड्रोजन NADH जरूरत पड़ने पे डोनेट करता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। नाउ दिस इज अ कोएंजाइम, NADH इज अ कोएंजाइम। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आया कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये तो इसके नाम को जस्टिफाई करना और केमिकल स्ट्रक्चर बताने वाली बात थी, पर जैसा मैंने तुमको बोला, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द केमिकल स्ट्रक्चर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट UG और क्लास 11th एंड 12th। हाँ, हायर क्लासेस के लिए और हायर एग्ज़ाम जैसे CSIR या नेट के लिए आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हो। अब ये तो इस स्ट्रक्चर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि NADH काम कैसे करता है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपके सामने NADH है। क्या है ये? NADH। H क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एसोसिएट है, यही हाइड्रोजन वो डोनेट करता है। अब समझें आप इस चीज़ को, NADH मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन कैरियर है, और वो ज़रूरत पड़ने पे उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट और हाइड्रोजन को डोनेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ देखो आप, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया जो आपको यहाँ दिख रहा था, क्योंकि यह हाइड्रोजन इसने डोनेट कर दिया, तो यह हाइड्रोजन जो है रिलीज हो गया यहाँ पर। प्लस इसने इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया, तो आप यहाँ देखो इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर रखा है। हमें अच्छे से पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी स्ट्रक्चर, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर NADH का ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे? दो तरह से प्रूव कर सकते हो। एक कि सर इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है, यहाँ से जब ये यहाँ पे आया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और एक इसने H+ लूज़ किया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी जब NADH का ऑक्सीडेशन होगा तब जो मॉलिक्यूल बनता है उसको कहा जाता है NAD+। इसलिए जब भी आप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ते हो तब आप वहाँ रिएक्शन में NADH को NAD+ में कन्वर्ट करते हो।
तो जब NADH NAD प्लस में कन्वर्ट होता है तो एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इसलिए यहाँ पर H मैंने हटा दिया, इसलिए NAD बच गया, और प्लस मैंने ऊपर लगा दिया प्लस का साइन, जो शो कर रहा है कि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसका, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो चुका। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो NAD प्लस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, NAD प्लस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब ये NAD प्लस अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गेन कर ले वापस, ये NAD प्लस अगर इसको कोई हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे दे वापस, तो ये वापस क्या बन जाएगा? NADH। एंड दिस प्रोसेस नाउ वुड बी कॉल्ड एज रिडक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज जब भी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गेन करता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो NADH इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD+। तो इस तरह से बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जब H+ की ज़रूरत पड़ती है या इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तो NADH देता है, और जब बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जब एक H+ लॉस करता है कोई मॉलिक्यूल, तो वो H+ और इलेक्ट्रॉन NAD+ गेन करके NADH में कन्वर्ट होता है। अब जब ये NADH हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि ये एक तरह का क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डोनर। NADH इज इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये हाइड्रोजन रिलीज करता है। सुनना मेरी बात अच्छे से, यही आपको चीज़ अच्छे से समझनी है। NADH हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल सिस्टम में उस हाइड्रोजन को गेन करेगा। लेट्स से कि वो दूसरा मॉलिक्यूल है X, तो ये X इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, जो कहाँ से आया? जो आया NADH से। तो अब X का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। X का क्या हो जाएगा? रिडक्शन, यानी NADH रिएक्शंस में दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है। अब ये तो हो गई कि NADH बायोलॉजिकल रिएक्शंस में करता क्या है, NADH और NAD+। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। अब हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं, और ध्यान से समझना। अगर आपको ये एग्जांपल्स समझ में आ गए तो बिलीव मी, किसी भी एग्ज़ाम में आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सर कौन सी रिएक्शन में NAD+ या ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी रिएक्शन में NAD+ या NADH यूज़ होता है, हमें कैसे पता चलेगा? वो आपको इसी चीज़ से समझ में आएगा। बताता हूँ मैं आपको। देखो, एक इसको समझाने से पहले मैं एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप कहते हो कि सर एक ऑर्गेनिक अल्कोहल से जब एल्डिहाइड बनता है, शॉर्ट में बता देता हूँ, अल्कोहल से जब आप बनाते हो एल्डिहाइड, और इसी एल्डिहाइड से जब आप बनाते हो ऑर्गेनिक एसिड, तो दिस इज बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना ऑक्सीडेशन, और इसी एल्डिहाइड से एसिड बनना, ऑर्गेनिक एसिड बनना ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इस एसिड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो रिडक्शन, और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो भी रिडक्शन। ये बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। आई होप आपको ये सब पता हो। शुरू करता हूँ। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है CH3CHO, एंड अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको अच्छे से पता है कि दिस इज एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, CH3CHO। अब आप समझें इस चीज़ को अच्छे से। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड NADH यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर है और हाइड्रोजन कैरियर है। NADH अपना हाइड्रोजन और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जब NADH हाइड्रोजन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अभी हमने देखा कि NAD+ और H+ का फॉर्मेशन होगा। अब ये H+ जो है एसिटल्डिहाइड के पास जाएगा, यानी एसिटल्डिहाइड का क्या होगा? रिडक्शन बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनता है? अल्कोहल। तो क्या बन गया? अल्कोहल। इथेनॉल का अल्कोहल क्या कहलाएगा? इथेनॉल। बहुत आसान था। इथेनॉल से इथेनॉल बना, यानी हुआ रिडक्शन। रिडक्शन के लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन डोनेट कौन करेगा? NADH। तो जब भी आप इसे पूछा जाए कि किस रिएक्शन में NADH जो है यूजअप हो रहा है, तो आपको बस वो देखना है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का रिडक्शन हो रहा हो,
वहाँ पर NaDH से NAD+ बनेगा, बिकॉज सबस्ट्रेट के रिडक्शन के लिए सबस्ट्रेट को चाहिए हाइड्रोजन और NaDH ही हाइड्रोजन डोनेट करता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन। अब अगर आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता है दिस इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन है। आपको पता हो तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनता है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में NaDH यूज होता है। तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक बात तो आप क्लियर आज कर लो, NAD+ या NaDH का नाम केवल उन्हीं रिएक्शन में आ रहा है जहाँ पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, यानी किसी ना किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ही NaDH या NAD+ का नाम आएगा। तो वो जो 4 ऑप्शन है नीचे, उनमें से देख लो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, वहाँ उसको आप आंसर टिक मार्क कर सकते हो। अब NaDH से NAD+ बनेगा या NAD+ से NaDH बनेगा, उसमें आप हल्का सा दिमाग लगा सकते हो कि अगर सबस्ट्रेट का रिडक्शन होगा तो NaDH से NAD+ बनेगा, क्योंकि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए। और अगर सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करवाना हो तो NAD+ से NaDH बनेगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे मैं सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कराऊंगा। नाउ दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसे आप कहते हो 3PgAl। वी ऑल नो कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइओज शुगर। 3 कार्बन की शुगर है, ये मोनोसेकेराइड है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। अब मुझे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का क्या करना है, ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन। ना पहली बात तो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। मैं इस 3PgAl मॉलिक्यूल में एक और फॉस्फेट ऐड करूंगा, तो यानी यहाँ पर इस ग्रुप में अब 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो जाएंगे, प्लस साथ में मैं इसका करूंगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का होगा तब ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा। वी ऑल नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, यह हाइड्रोजन वुड बी एक्सेप्टेड बाय NAD+, और NAD+ जब इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaDH। अब गेटिंग माई पॉइंट, NAD+ को हाइड्रोजन कहाँ से मिला, सबस्ट्रेट से, यानी सबस्ट्रेट ने हाइड्रोजन को लूज किया, यानी सबस्ट्रेट का होगा ऑक्सीडेशन। एंड वी ऑल नो कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड। प्लस मैं यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर रहा हूँ, तो जो सबस्ट्रेट यानी प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। भाई ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बन गया, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन लूज किया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ने, ये हाइड्रोजन NAD+ एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा NaDH। और यहाँ पर 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट हो गया। 1,3 क्यों, क्योंकि मैंने एक फॉस्फेट ऐड किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। फॉस्फेट कहाँ जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे, इसलिए इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ पे है, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, इसलिए 1,3-बाइफॉस्फो यानी 2 फॉस्फेट है, तो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये रिएक्शन आप पढ़ते हो ग्लाइकोलाइसिस में। ये रिएक्शन कहाँ पढ़ते हो आप, ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है। अब नीट यूजी में मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस के इनमें से कौन से स्टेप पर NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होता है, और यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर याद कैसे करना है कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप पर NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में केवल एक ही स्टेप है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो ये वाला स्टेप है, तो रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। आई होप ये फंडा आप लोगों को बहुत क्लियर हुआ होगा, चलेगा। अब मैं बात करता हूँ NADPH की। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये NADH और NADPH, ये कहाँ तो NADPH है, कहाँ NADH है, सर हमें नहीं याद होता, हम कहीं पे कुछ भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है, बहुत ही
क्लियर डिस्टिंक्शन है, वो भी कोएंजाइम है, ये भी कोएंजाइम है, ये भी हाइड्रोजन कैरियर है और ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जैसे वो काम करता है वैसे के वैसे ये काम करता है। और एक सिंपल सी बात है, अगर एक NADH मॉलिक्यूल पे मैं एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या बन गया, NADPH। ठीक है, तो इस P का मतलब क्या है, इस P का मतलब है फॉस्फेट। तो सिंपल सी बात है कि एक NADH के मॉलिक्यूल पे आप अगर एक फॉस्फेट जोड़ दो तो बन जाएगा NADPH। ये देखो आप यहाँ पर, ये NAD+ का स्ट्रक्चर है जो हमने अभी देखा, इस स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रक्चर है NADP+ का। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में केवल और केवल डिफरेंस है इस फॉस्फेट का। यानी NADH में ये जो OH अल्कोहल ग्रुप था, इसमें से हाइड्रोजन हटाकर हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो क्या बन गया, NADP+। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शनिंग सेम है, लेकिन फंक्शन करने का जो रिएक्शन है वो अलग है। NADPH फोटोसिंथेसिस में यूजअप होता है और NADP+ रेस्पिरेशन में। जब भी आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन से स्टडी करोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आप केवल NAD+ की बात करते हो, और जब भी फोटोसिंथेसिस की बात करते हो तो आप NADP+ की बात करते हो, बस। बाकी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा इसमें। अब सर कंफ्यूज हो जाता है कि सर रेस्पिरेशन में कौन सा आता है, NADP या NAD+। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ आपको कि ये जो NADPH में P है, आप याद कर लो कि दिस P इज़ फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लॉजिकल बात नहीं है, बिल्कुल समझिए, केवल याद करने का तरीका है कि सर NADPH में जो P आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आ रहा है, तो यहाँ से याद कर लो कि NADPH फोटोसिंथेसिस में और NADH रेस्पिरेशन में यूज़ करना है, बस। ये आपका काम यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ता हूँ, एक और मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं। मैं NADH की तरह ही FADH2 नाम का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपने रेस्पिरेशन में NADH ही पढ़ा है, बट एक रिएक्शन में आकर आपको FADH भी सुनने को मिलता है। अगेन ये भी एक कोएंजाइम ही है, ठीक है। FADH2 की स्टडी करते हैं हम लोग। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ फ्लेविन। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फ्लेविन, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल अभी हमने देखा, इसका नाम है एडिनाइन। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस फ्लेविन को ऐड करता हूँ राइबोज शुगर के साथ में। मैंने इसके साथ में एक राइबोज शुगर ऐड कर देता हूँ। तो ये देखो आप, ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज़ फ्लेविन। मैंने इस फ्लेविन के साथ में ये राइबोज शुगर जोड़ दी। मैंने इस फ्लेविन के साथ में एक राइबोज शुगर जोड़ दी। वी ऑल नो राइबोज इज़ अ पेंटोज शुगर, तो मैंने ये पेंटोज शुगर जोड़ दी। तो राइबोज प्लस फ्लेविन क्या बन गया, राइबोफ्लेविन। और आप सबको पता है राइबोफ्लेविन इज़ द नेम ऑफ विटामिन B2। अब ये चीज़ें ध्यान रखो आप, ये जो मैंने अंडर रेड बॉक्स में दिखा रखा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, और NADH इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B3। नाउ कैन यू इमेजिन कि आपकी बॉडी में विटामिन B2 और विटामिन B3 का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। अब अपनी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, उस रेस्पिरेशन के रिएक्शंस के लिए NADH एंड FADH2 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए इन वाइटामिन्स का जो है फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइबोफ्लेविन यानी एक राइबोज शुगर और फ्लेविन का मॉलिक्यूल, इसके साथ में मैंने जोड़ दिया एक फॉस्फेट। और हमें सबको पता है कि राइबोफ्लेविन को आप न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब आपने एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका नाम होगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी फ्लेविन का न्यूक्लियोटाइड। मोनो क्यों बोला, क्योंकि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है इसलिए। तो ये बन गया FMN। अब आपने FMN के बारे में भी ज़रूर इसका नाम सुना होगा, बिल्कुल। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में FMN भी आप कहीं ना कहीं स्टडी करते हो, ठीक है। तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज FMN, जो कि फ्लेविन का सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एडिनाइन का न्यूक्लियोटाइड भी बनाता हूँ मैं। ये देखो आप, ये एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस, इसको जोड़ा मैंने राइबोज शुगर के साथ में, और इसके साथ जोड़ दिया मैंने एक फॉस्फेट, यानी एडिनाइन का भी बन गया यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। यानी अब आप बोल सकते हो कि सर अब ये जो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना है मेरे सामने, ये भी अगेन इसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और
इसमें जो दो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड है फ्लेविन का और एक न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइन का, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी FADH2। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो था NADH निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये है FADH2 फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, दोनों में ही एडिनाइन कॉमन है। वो विटामिन B3 और ये विटामिन B2 से बनता है। ठीक है, अगर आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आया है तो मैं आपको थोड़ा सा ना ये भी बता दूं कि FADH2 बनता कैसे है। बहुत बहुत आसान है। देखो ये मैं वापस बता रहा हूँ, ये आपके सामने किसका स्ट्रक्चर है? ये अभी हमने देखा सर, दिस इज राइबोफ्लेविन विटामिन B2। अब मैं इस राइबोफ्लेविन का रिएक्शन करवाता हूँ ATP के साथ में। वी ऑल नो ATP, अपना एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे भी देखो आप एक बहुत चीज़ ध्यान रखो, ये एडिनोसिन है, समझो एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है? तो आप सबको पता है एडिनोसिन सर एडिनाइन का न्यूक्लियोसाइड। जब एडिनाइन राइबोज शुगर के साथ कंबाइन होता है तो बनता है एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी इस एडिनोसिन के साथ में 1 2 3 जब फॉस्फेट जुड़ता है तो बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं इसमें से एक फॉस्फेट हटा दूं, अगर मैं इसमें से एक फॉस्फेट हटा दूं तो पीछे क्या बच गया? तो पीछे बच गया सर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट। एक और हटा दूं तो आप उसको बोलोगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि केवल एक फॉस्फेट है वहाँ पर। तो सिमिलरली मैं ATP को ब्रेक डाउन करता हूँ तो बनता है ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, तभी तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट बच गए। अब मैं इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर दूंगा यहाँ पर। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैं यहाँ पे बाइंड करवा रहा हूँ, यहाँ पर बाइंड करवा रहा हूँ। इस रिएक्शन को मैं कह रहा हूँ फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है, जब भी किसी सबस्ट्रेट में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। अब अगर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस राइबोफ्लेविन पे जाकर जुड़ा है तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड बन गया यहाँ पर, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब अगर मुझे इसको FADH2 बनाना है तो मुझे इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक एडिनोसिन यानी एडिनाइन का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, अब मैं यहाँ पर एक और ATP लेता हूँ और इसका ब्रेकडाउन करा के बनाता हूँ AMP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब आप देखना मेरी बात, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि एडिनाइन का नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ में राइबोज शुगर, तो क्या बन गया? एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ में एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी आप कह सकते हो कि सर ये एडिनाइन का न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि फॉस्फेट जुड़ गया ना उसके साथ में। ये एडिनाइन, ये पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ही एडिनाइन का न्यूक्लियोटाइड होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस AMP को ले जाकर मैं यहाँ इस फॉस्फेट के साथ में बाइंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा अपना FADH2 फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी FADH2 कैसे बनता है? FADH2 बनता है एक राइबोफ्लेविन के साथ में जब आप 2 ATP का रिएक्शन करते हो तब जाकर बनता है FADH2। अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले FADH2 फंक्शन कैसे करता है वो मैं देख लेता हूँ। देखो, जिस तरह से NADH फंक्शन करता है उसी तरह से FADH2 फंक्शन करता है। FADH2 भी एक कोएंजाइम है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है और हाइड्रोजन कैरियर है। जब FADH2 से FAD+ बनेगा तो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और साथ साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो FADH2 के ऑक्सीडेशन से बनता है FAD+। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है, अगेन ये हाइड्रोजन किसी दूसरे सबस्ट्रेट को मिलेगा और उस सबस्ट्रेट का हो जाएगा रिडक्शन। तो FAD+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और FADH2 रिड्यूस्ड फॉर्म में। जब FAD+ को आप इलेक्ट्रॉन दोगे और हाइड्रोजन दोगे तो उससे बन जाएगा FADH2, रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन, जैसा कि हमने पहले भी देखा था NADH के साथ में FADH2 है रिड्यूस्ड फॉर्म। FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और हाइड्रोजन डोनर है। तब ये हाइड्रोजन कोई सबस्ट्रेट
एक्सेप्ट करेगा, और जब वो सबस्ट्रेट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो उसका होगा रिडक्शन, यानी ये FADH2 रिड्यूस करता है और FAD+ ऑक्सीडाइज करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगेन एग्जाम्पल मैं आपको स्ट्रक्चर समझा के ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ में ना कंसेप्ट क्लियर हो, बाकी आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, आपको अगर रेस्पिरेशन समझना है तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे क्रैब साइकिल रट के बैठे हैं केवल और केवल, कोई लॉजिक है ही नहीं उनके पास क्रैब साइकिल को लेके। मैं अभी भी कह रहा हूँ स्ट्रक्चर नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, स्ट्रक्चर में केवल इसलिए बताता हूँ कि चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाए, क्योंकि चाहे स्ट्रक्चर तुम याद मत करो बट ये स्ट्रक्चर्स देख के आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो ये स्ट्रक्चर्स प्लस इनके रिएक्शंस समझना कोई मुश्किल है नहीं। ये देखो, ये आपके सामने स्ट्रक्चर आया है सक्सिनिक एसिड का, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है। इस सक्सिनिक एसिड में रिएक्शन होता है कोएंजाइम FAD के साथ में, और FAD से बनता है FADH2। क्या बन गया? FADH2। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको वापस ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं FAD से FADH2 बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर FAD से क्या बना रहा हूँ? FADH2। FAD से अगर आपको FADH2 बनाना है तो आपको चाहिए होंगे 2 हाइड्रोजन। क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन। यानी FAD से FADH2 तभी बनेगा जब FAD को कोई 2 हाइड्रोजन देगा, और यहाँ पर ये कोई कौन है जो 2 हाइड्रोजन दे रहा है? वो है सक्सिनिक एसिड। यानी ये जो 2 हाइड्रोजन FAD ने गेन किए, ये इसको मिले हैं सक्सिनिक एसिड से। यानी सक्सिनिक एसिड हाइड्रोजन लूज कर रहा है, सक्सिनिक एसिड हाइड्रोजन लूज कर रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सक्सिनिक एसिड एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, यानी सक्सिनिक एसिड का होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, इधर एक बच गया, यहाँ एक बच गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? आपको रिएक्शन समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत क्लियर होगा। 2 हाइड्रोजन उसने लूज कर दिया, तो जब सक्सिनिक एसिड 2 हाइड्रोजन लूज करता है तो बनता है फ्यूमेरिक एसिड। जब सक्सिनिक एसिड 2 हाइड्रोजन लूज करता है तो बनता है फ्यूमेरिक एसिड। अब ये 2 हाइड्रोजन जब इसने लूज किए तो वो किसने एक्सेप्ट किया? FAD, और FAD रिडक्शन होकर बन गया FADH2, और सक्सिनिक एसिड के ऑक्सीडेशन से बन गया फ्यूमेरिक एसिड। नाउ अगर आपने रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि दिस इज अ रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि क्रेब साइकिल के कौन से स्टेप पर जो है FADH2 का फॉर्मेशन होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट्स हाउ NADP एंड FADH2, ये सब मॉलिक्यूल्स किस तरह से बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं। अगेन मैं आपको चीज़ बता दूं, जब भी इन तीनों मॉलिक्यूल्स का नाम आएगा आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तभी इन मॉलिक्यूल्स का नाम आता है। एक बार मैं आपको FADH2 और NADH में डिफरेंसेस बता दूं और कंपेयर कर लेते हैं, डिफरेंसेस भी और सिमिलरिटीज़ भी। इनमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि सर दोनों ही कोएंजाइम्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और दोनों ही हाइड्रोजन कैरियर्स हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि सर FADH2 राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 से बनता है, और NADH नियासिन या निकोटिनामाइड जो कि विटामिन B3 है उससे डिराइव होता है, ठीक है। और यहीं से आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी में विटामिन B2 और विटामिन B3 का क्या फंक्शन है। और FADH2 और NADH, FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के एंड में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, वहाँ पर FADH2 2 ATP बनाता है और NADH 3 ATP बनाता है। ये आपको चीज़ अच्छे से याद करनी है। अब ये 2 क्यों बनाता है और ये 3 क्यों बनाता है, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वहाँ पर क्लियर करूँगा, बट ये चीज़ अभी आप ध्यान रखें कि FADH2 2 ATP और NADH 3 ATP के इक्विवेलेंट है, यानी वो इतने ATP बनाता है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ बिफोर लिविंग, बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। आप
कितना नॉलेज गेन करोगे लाइफ में, वो सब डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितना क्वेश्चंस पूछते हो। आप अपने टीचर्स को जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे आपका नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी रखो, हंगर रखो अपने में पढ़ने का, आप बहुत अच्छा नॉलेज गेन करोगे। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, कीप किंडलिंग योर स्पार्क। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और आगे के वीडियोस ज़रूर देखना रेस्पिरेशन के, हम बहुत अच्छे डिटेल्ड डिस्कशंस यहाँ पर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।